आधे घंटे बात हो जाएगी, तो हम चाहते हैं तसल्ली से अपनी बात करें। बहुत बहुत आधा घंटा भी बहुत, तो आपने अच्छी शुरुआत की है और मुझे लगता है आज का जो विषय है साहित्य, हिंदू आंदोलन और राजनीति का अंतर संबंध, तो ये तीनों भी बात वैसे एक ही है, तीनों भी चीज़ वैसे एक ही है। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहब और महात्मा फुले के जयंती पे हम लोग साहित्य और आंदोलन और उसकी राजनीति इसके संबंध में जो बात करेंगे वो बात वैसे हम शुरू से ही अलग अलग दायरे में करते आ रहे हैं। और मुझे हर बार ये लगता है कि जब कभी हम साहित्य की बात करते हैं और सिर्फ ये भारतीय विचार परंपरा में नहीं, लेकिन पूरे कैनन ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, हम जब कभी साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य और गैर साहित्य, लिटरेरी और नॉन लिटरेरी, तो इसका एक कांस्टेंट करस्पॉन्डेंस है। तो जिसको हम साहित्य कहते हैं वो साहित्य और जो गैर साहित्य या बिगर साहित्य जो है वो, तो इसका एक कांस्टेंट करस्पॉन्डेंस है। और ये साहित्य और गैर साहित्य, इससे जो निर्मित होता है वो इंटरसेक्शनैलिटीज है, वो अलग अलग विचारधारा को जन्म देता है। तो हम अगर पूरे वर्ल्ड लिटरेचर की आज की तारीख में अगर डेफिनेशन देखेंगे तो वर्ल्ड लिटरेचर तो कोई एक नेशन का लिटरेचर नहीं है, या अलग अलग नेशनलिटीज के नेशनल आइडेंटिटीज का है। और जैसे भारतीय साहित्य तो ये कोई साहित्य नहीं है, वर्नेक्युलर लिटरेचर भी साहित्य है। वर्नेक्युलर लिटरेचर में सिर्फ अगर मराठी ले ले, हिंदी ले ले, तो हिंदी में भी कई सारी बोली है, उनमें भी अपने अपनी बात लिखने वाले लोग हैं। तो साहित्य नाम की ये जो एक मेटा संकल्पना है, ये जो एक मेटा कॉन्सेप्ट है, ये मेटा कॉन्सेप्ट नॉन लिटरेरी मूवमेंट ने चेंज कर दी है सबकी भाषा। तो ये मेटा मूवमेंट, मेटा कॉन्सेप्ट को नॉन लिटरेरी मूवमेंट ने चेंज किया है। ये पूरे देश में दिखता है, पूरे दुनिया में दिखता है। जैसे अगर हम मेडिवल यूरोप को ले लेंगे तो मेडिवल यूरोप में ब्रिटिश इंग्लिश राइटिंग जो थी, तो उसको मॉडर्निज्म आ गया, रेनेसांस आ गया, जॉर्जियन पीरियड आ गया, और फिर रोमांटिसिज्म आ गया, बहुत सारे मूवमेंट्स आ गए उसमें, इमोशनलिज्म आ गया, नेचुरलिज्म आ गया, बहुत सारे मूवमेंट्स आ गए। और ये सब मूवमेंट्स ने ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर के कैनन को चेंज किया, बल्कि वो कैनन को बढ़ा दिया। सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर अगर बात करेंगे तो एबॉरिजिनल लिटरेचर की बात कर सकते हैं। तो जैसे हम अगर ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स है, वहाँ के जो नेटिव्स है, वो लोग बोलते हैं कि उनका लिटरेचर अलग है, एबॉरिजिनल लिटरेचर। अगर हम साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे नाइजीरियन राइटर्स अलग लिख रहे हैं, घाना के राइटर्स अलग लिख रहे हैं, एशिया के राइटर्स या थिंकर्स अलग लिख रहे हैं। तो अलग अलग नेशन के लिटरेचर की तो बात है, लेकिन विद इन दैट नेशनल लिटरेचर देयर आर वेरियस लिटरेरी मूवमेंट्स एंड वेरियस कल्चरल सोशल आइडेंटिटीज आर asserting themselves through their intellectual, cultural assertion, and whatever they are producing through that assertion is called literature. So literature is just not about the textuality or canon of corpus, which is legitimized by the canon of that time. But literature is very constant, dynamic, very paradoxical. There is constant paradoxical, dialectical progress which can be seen in various literary movements. Afro-American writing आप देखेंगे, फिर कैरेबियन राइटिंग्स आप देख सकते हो, फिर अलग
भगवान के साहित्य है। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ कि साहित्य, जैसे आप हिंदी साहित्य के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और स्कॉलर हैं, तो साहित्य आप अगर हिंदी का देखोगे, आप तो बड़े उस पर पारंगत है, लेकिन हिंदी साहित्य तो कोई एक उसका पीरियड्स होगा, उसके टाइम्स होंगे, लेकिन हम देखेंगे कि कबीर जब लिख रहे थे, अगर कोई कबीर को पूछता कि आप साहित्य लिख रहे हो, तो शायद उनको पता नहीं चलता कि वो साहित्य लिख रहे हैं। तो जो कबीर की आज के तारीख में कैनन है, कबीर का साहित्य कैनन है, लेकिन जब कबीर लिख रहे थे तो क्या कबीर साहित्य लिख रहे थे क्या? और अगर कबीर जो कुछ बोल रहे थे तो वो साहित्य है, ऐसा कोई मान रहा था क्या उस टाइम पे? और मान रहा था तो वो कौन था, और नहीं मान रहा था तो वो कौन नहीं मान रहा था, उसका भी एक अपना पॉलिटिक्स है। तो हम जिस परंपरा से अपने आप को जोड़ते हैं, वो परंपरा तो चारवाक से शुरू होती है, बुद्ध से शुरू होती है, फिर मेडीवल महाराष्ट्र में कबीर हो, महाराष्ट्र में वारकरी ट्रेडिशन हो, या नॉर्थ इंडिया में कबीरपंथी हो, या यहाँ शंकरदेव हो, या पूरे मेडीवल इंडिया में एक भक्ति ट्रेडिशन और वारकरी सांप्रदायिक का जो हेट्रोजिनिटी जो है, जो एग्जिस्टिंग कैनन को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये जो रिस्पॉन्स है, अगर तुकाराम को, हम संत तुकाराम को पूछेंगे उस टाइम पे कि आप साहित्य लिख रहे हो क्या, तो शायद वो साहित्य नहीं था, वो विवेक था, वो रीजन था, वो कुछ विवेक पे खड़ी होने वाली बात बोलते थे। या चारवाक जब अपनी बात कह रहे थे, तो क्या चारवाक साहित्य लिख रहे थे क्या? तो वो एक अपनी बात को रखने की परंपरा तैयार कर रहे थे। तो मेरा बात, आई एम ट्राइंग टू से दैट ऑन द कैनन ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, the literature of various nationals, and within those national literature, the intersectionality of that literature is actually asserted by the various social cultural identities, and the assertion that too in cultural, intellectual, political, social domain asserted by that particular group is produced through various quarters. Right? So, तो मॉडर्न टाइम में हम अगर देखेंगे तो अलग अलग लिटरेरी परंपरा है, साहित्य की परंपरा है। तो ये तो मध्ययुगीन टाइम की बात हो गई। तो अगर हम भक्ति संप्रदाय देखेंगे, अगर हम वारकरी संप्रदाय देखेंगे, तो वो जो लिख रहे थे उसको तो हम ओरलिटी के फॉर्म में देख रहे थे। तो ओरलिटी के फॉर्म में हम ट्रांसफर हो रहा था। वो तो कोई टेक्सचुअल ट्रेडिशन नहीं था, वो तो कोई टेक्सचुअलिटी नहीं थी। तो जितने भी हम मेडिवल टाइम में विवेक और इक्वालिटी और सोशल जस्टिस और बंधुभाव, सॉलिडरिटी, जिनकी हमारी परंपरा जुड़ती है, यह परंपरा मेरे हिसाब से पूरी नॉन लिटरेरी थी। वो लिटरेचर आज है। तो मेरा कहने का बात यह है कि लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी हमारे संबंध में एक कांस्टेंट करस्पॉन्डेंस में है, तो इसको तो हमें पहली बार समझना है कि अंतिमतः साहित्य क्या है। तो इसका जवाब भी शायद हमारे हम हर बार इसको बात करते हैं, कई सारे लोग आप लिख रहे हो, हर किसी के साहित्य पे अगर लिखते हो तो आप उसमें साहित्य की व्याख्या या उसकी डेफिनेशन फॉर्मुलेट करते हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे परंपरा में हमने ये देखा है कि रीजन हो, हमारा खुद का हमारी खुद की बुद्धि वाली परंपरा हो, इसको इग्नाइट करने वाले जो भी मूवमेंट्स है, इस मूवमेंट्स को हम अपनी वैचारिक और साहित्यिक विचारधारा मानते हैं। और पूरे देश में तो आज ये दिख रहा है, जो एक डिसिप्लिनरी हिसाब से अभी फॉर्मुलेट हो रही है। तो अगर कोई मान लो दलित साहित्य बोल रहा है तो वो डिसिप्लिन है, लेकिन 20-30 साल पहले अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बोलता कि आप जो लिख रहे हो वो तो साहित्य नहीं है, वो तो आपकी जीवनी है, वो तो आपका आपने क्या खाया, कैसा खाया, कैसे पिया, किधर रहे, आपके मेमोरीज क्या थे। ये तो ये पूरा एक फिजिकल कैरेक्टर है आपका। तो ये फिजिकल कैरेक्टर इंटेलेक्चुअल रिसोर्स कैसे बन गया?
तो मुझे ये लगता है कि ये जो शिफ्ट है कि हमारी जो फिजिकलिटी है, हमारी जो मटेरियलिटी है, हमारा जो मटेरियल लाइफ है, यही हमारे इंटेलेक्चुअलिटी का सोर्स है। और ये हम चार्वाक से देखते हैं, ये हम मेडिवल टाइम में देखते हैं। अगर कबीर के पूरे दोहे देखेंगे तो एकदम रीजन बेस्ड है, वो पूरे उसकी मटेरियलिटी है, वो कोई ट्रांस में नहीं है, उसका कोई स्पिरिचुअल बात में नहीं है, उसकी एक मटेरियलिटी है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों का जो विचार है, वो जो साहित्य है, ये एक नॉन लिटरेरी परसेप्शन से आया है। और एक टाइम में वो साहित्य बनता है क्योंकि अब डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग है। अब आप कुछ लिखते हो तो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, यूनिवर्सिटीज है, सिलेबस है। आप अगर पीएचडी लिख रहे हो तो आपकी पीएचडी है। अगर कोई स्टूडेंट जेएनयू में नहीं लिख रहा है और आपके जैसे लिख रहा है बाहर, तो इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, उसका एक अपना पॉलिटिक्स है, रिकग्निशन है, उसकी एक अपनी इंस्टीट्यूशनल पैराडाइम में सोचने का तरीका है। तो मेरे कहने का बात यह है कि हम जिस परंपरा को अपने आप से जोड़ते हैं, वो परंपरा एक मानववादी परंपरा है। और ये मानववादी परंपरा बंधुभाव हो, विवेक हो या रैशनैलिटी हो, इससे अपने आप को जोड़ता है। तो भारत में दिखता है, अगर हम बाहर आज के तारीख में मॉडर्न वर्ल्ड लिटरेचर को देखेंगे तो सब जगह पे ये दिखता है कि अपनी बात कहने वाले लोग अपना साहित्य बना रहे हैं। और ये बात अगर हम बहुत ही रिसेंट टाइम में अगर देखेंगे तो भारत में जहाँ जितने कहीं वैचारिक आंदोलन हो रहे हैं, तो जैसे सर ने बोला कि साहित्य मतलब हम सिर्फ दलित साहित्य या आदिवासी साहित्य या महाराष्ट्र में ग्रामीण साहित्य नाम की परंपरा है, रूरल विजन लिटरेचर या रूरल साहित्य बोलते हैं उसको, ग्रामीण साहित्य। या ये जो पैरेलल्स है, अब देखेंगे हम एलजीबीटी का लिटरेचर कितना सोफिस्टिकेशन है उनमें, लिंग सेक्शुअल माइनॉरिटीज पे जो मार्जिनलाइजेशन पे लिख रहा है, तो उनका अपना एक खुद की अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छे तरह से वो अपने आप को लिख रहे हैं। हम देश में आज के तारीख में जितना भी एलजीबीटी का लिटरेचर देखेंगे तो वो तो एक पूरा मूवमेंट है उनका। वो तो कोई हम कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, उनकी अवस्था क्या है, ये सब है उसमें। ये तो पूरे टेस्टिमोनियल्स है और ये टेस्टिमोनियल्स उनका साहित्य बना है आज के तारीख में। सेम बात दलित साहित्य का जो कॉर्पस है, जो जितना भी कॉर्पस है या बॉडी ऑफ लिटरेचर है, हम आज के तारीख में मैं एक जर्नल एडिट कर रहा हूँ और उसमें अगर 200 आर्टिकल आए होंगे तो उसमें से 150 आर्टिकल सिर्फ ऑटोबायोग्राफी पे है, ल्यूड एक्सपीरियंस पे है, टेस्टिमोनियल्स पे है। एकदम डोमिनेंट कॉर्पस है आत्मकथा का, ऑटोबायोग्राफी का, टेस्टिमोनियल्स का। तो मुझे ये लगता है कि ये फर्स्ट स्टेज भी है टेस्टिमोनियल्स की। लोग अपने आप में बोल रहे हैं, अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं, और ये सब चीज साहित्य के हिसाब से बाहर निकल रही है या साहित्य के हिसाब से वो रख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें तो सबसे पहले ये समझना है कि हमारा जो साहित्य है वो, मेरा आर्गुमेंट ये है कि गैर साहित्य प्रक्रिया से आया है, नॉन लिटरेरी ट्रेडिशन से आया है। और ये नॉन लिटरेरी ट्रेडिशन क्या है? तो अगर हम मॉडर्न टाइम में देखेंगे नॉन लिटरेरी ट्रेडिशन, मैं जस्ट अभी एक सावित्रीबाई फुले का पोएम पढ़ रहा था, मैं आपको मराठी में है मैं वो पढ़ के दिखाता हूँ। सावित्रीबाई फुले तो आप जानते हैं, इंग्रजी माऊली, मराठी में है तो क्विकली मैं ट्रांसलेट करूंगा। मदर इंग्लिश, पोएम ये है, इंग्रजी माऊली, इंग्रजी वैखारी, शूद्रांना उद्धरी मनोभाव, गॉडेस इंग्लिश विल एम्पावर शूद्रास। इंग्रजी माऊली, मदर इंग्लिश, नॉट गॉडेस, मदर इंग्लिश, नाही मोगलाई, नाही पेशवाई, मूर्खशाही. The rule of mother English is not the rule of Moglai, not the rule of Peshwai, not the rule of Murkhashai, rule of silly people. इंग्रजी माऊली देई सत्य ज्ञान, idea of knowledge. Mother goddess, English goddess, देई सत्य ज्ञान, शूद्राला जीवन देई प्रेमे. Goddess English will give you true knowledge, love and care.
इंग्रजी माऊली शूद्रांना पुन्हा पाना पाजी संगोपन आजी करतेस इंग्रजी माऊली तोडते पशुत्व देई मनुष्याला शूद्र लोक. Goddess English will break the animalism or let's say savageness and it will give you the humanity or civility. अभी ये जो poem है, this poem is all about English language. Savitribai Phule is formulating the idea of knowledge through language. She is formulating the idea of knowledge through language as well as the idea of civility. So, for her, English language or Goddess English, let's say she is using Goddess English as a metaphor of the anglicized civility, but she is using that metaphor to create the idea of knowledge, to create the idea of civility, to create the idea of equality, to create so her idea of knowledge is coming from the language such as English, or let's say metaphor such as English goddess or mother English. तो मैं इसको इस संदर्भ में रखना चाहता हूँ कि महात्मा फुले ने भी, अगर हम देखेंगे सार्वजनिक सत्य शेतकऱ्याचा असो कल्टिवेटर्स विथ गॉड, तो कल्टिवेटर्स विथ गॉड में महात्मा फुले ने जो भी लिखा है 5 चैप्टर्स आप सभी ने पढ़े होंगे, तो ये 5 चैप्टर्स तो पूरे हमारी उस टाइम के जो ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण की जो जीवनी थी, वो कैसे उठते हैं, उठने के बाद जन्म होता है, जन्म होने के बाद मरने तक 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक्सप्लॉयटेशन कैसा होता है, एक्सप्लॉयटेशन कल्चरल है, लेकिन उसमें मटेरियल एक्सप्लॉयटेशन कैसा होता है, तो उन्होंने जो उस टाइम पे कल्टिवेटर्स विकॉर्ड लिखा, स्लेवरी तो थोड़ा हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, अब लेकर हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग था जो था वो था, लेकिन कल्टिवेटर्स विकॉर्ड जो था शेतकऱ्याचा असूल मराठी में, उस टाइम तो उसको कोई साहित्य नहीं मानता था. उस टाइम मराठी में भांडारकर और सब लोगों ने लिखा था कि ये क्या मराठी है, ये कोई लिख सकता है क्या ऐसा. तो फुले का बहुत करस्पॉन्डेंस रहा है उस टाइम पे. एक बहुत फेमस ये था न्यूज़पेपर था, शायद सत्याग्रह प्रकाश, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, हो सकता है आ जाए, लेकिन उसमें बहुत एक बड़ा डायलॉग चला था उसमें, और फुले ने उसको रिस्पॉन्ड किया था कि आपका ग्रामर, आपकी लैंग्वेज, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उसकी केयर करता हूँ. तो फुले का जो बुक पब्लिश फुले खुद करते थे, और वो आप तो जानते हो कि ठेकेदार से बहुत अच्छी पारिवारिक स्थिति भी उनकी. तो मेरा पॉइंट ये है कि उनका सार्वजनिक सत्य धर्म हो, वो तो एक रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं, या गुलामगिरी स्लेवरी, वो तो एक हिस्टोरिकल एनालिसिस फुले ला रहे हैं ग्रामीण नॉन ग्रामीण का, या कल्टिवेटर्स विथ गॉड. तो फुले जो कुछ भी लिख रहे हैं, जिसको हम साहित्य मानेंगे या नहीं आज, वो तो एनालिसिस के लिए हम वही दे रहे हैं, और एक कैमरा है अभी फुले अम्बेडकर और कास्ट स्टडीज का, लेकिन जिस टाइम में फुले लिख रहे थे, तो क्या उसको साहित्य की अनुभूति मिलती है या नहीं, ये थोड़ा सोचना चाहिए था. अभी तो हम सब लोग बहुत लकी है कि हम बोलते हैं कि हम कास्ट स्टडीज पे काम कर रहे हैं, दलित स्टडीज पे काम कर रहे हैं, हमारा जाति का अभ्यास है, और एटलीस्ट डिसिप्लिन तो है मॉडर्न टाइम में. उस टाइम तो कोई डिसिप्लिन नहीं थी, मूवमेंट थी. तो मूवमेंट ने साहित्य को बढ़ाया, तो फुले का पूरा कॉर्पस है, तो एक पूरा मूवमेंट ने साहित्य को बढ़ाने वाला कॉर्पस है. हमें ये भी देखना चाहिए कि फुले की ठीक है प्राइमरी एजुकेशन उनका स्कॉटिश स्कूल में हुआ था, उनका काफी अच्छा स्कूलिंग ट्रेनिंग रहा है, लेकिन जब हम फुले और बाबा साहब को देखेंगे थोड़ा आगे, तो मुझे उसमें थोड़ा सा एक फर्क ये दिखता है कि बाबा साहब बहुत सॉफिस्टिकेटेड था, बहुत मतलब एलएसी की पीएचडी है, कोलंबिया की पीएचडी है, उनका फर्स्ट जेनेसिस ऑफ कास्ट अगर देखेंगे हम शायद 1916 का है, या जो भी साल है उसका, तो उस टाइम देखेंगे तो कितना सॉफिस्टिकेशन है आर्गुमेंट का, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस है, एंडोगमी है, कास्ट है, सरप्लस है, एंडोगमी का इकोनॉमी है. तो बाबा साहब के हर स्टेज को हम देखेंगे
तो चाहे वो हम शुरू से अगर देखेंगे, चाहे वो जेनेसिस ऑफ कास्ट हो, एनिमेशन ऑफ कास्ट हो, चाहे वो अलग अलग दायरे में, चाहे वो हु विल द शूद्रास हो, या मतलब उनका कास्ट क्रिटिक का कॉर्पस देखेंगे हम, तो कास्ट क्रिटिक का कॉर्पस बहुत सिस्टमैटिक है, सोशियोलॉजिकल है, एंथ्रोपोलॉजिकल है, फिलोसॉफिकल है, उसमें फिलोसॉफी है, हिस्ट्री है, हु विल द शूद्रास। अगर हम एक कॉर्पस देखेंगे स्टेट एंड माइनॉरिटी हो, या उनका साउथ ब्यूरो कमीशन का मेमोरेंडम हो, या स्टेट एंड माइनॉरिटी तो आज के तारीख में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है जो उन्होंने शायद 1932 या जो उसका साल है वो लिखा था, या थॉट्स ऑफ पाकिस्तान हो, तो नेशन, स्टेट, वेलफेयर, अफर्मेटिव एक्शन, इसमें बाबा साहब का जो एक कॉर्पस है एक बहुत सिस्टमैटिक है, उसमें डिसिप्लिनरी फॉर्म है। तो मैं फुले और बाबा साहब में एक थोड़ा सा एग्जांपल इसीलिए मैं ले रहा हूँ कि फुले एक स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनिक उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो जिस टाइम में लिख रहे थे उस टाइम में खास करके पुणे में एंटीकास्ट मूवमेंट का काफी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन रहा है, फुले जिस टाइम में लिख रहे थे। लेकिन उसके बाद वाला बाबा साहब का एक पूरा राइटिंग है, मेरे हिसाब से बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत एकेडमिक है, बहुत ही उसमें एम्पेरिसिस्ट है बाबा साहब, रैशनलिस्ट है मेथड के हिसाब से, और डिसिप्लिन के हिसाब से सोशियोलॉजिस्ट भी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है। अगर हम देखेंगे तो उनके फाइनेंशियल राइटिंग है तो इकोनॉमिस्ट ही थे, पॉलिसी मेकर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट एंड माइनॉरिटी और उनका फाइनल आउटकम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वो है, तो वो एक उनका प्रोसीजरल राइटिंग है, सोशल कास्ट क्रिटिक है, लीगल राइटिंग है। उनके अगर न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें हमें पता चलता है कि एक जिसकी सैद्धांतिक धारणा बहुत पक्की है वो आदमी कैसे रिस्पॉन्ड करे, फिर जनता में देखो, प्रबुद्ध भारत में देखो, या तो वो उसमें दिखता है कि बाबा साहब हर चीज को, अगर हम महार आंदोलन के रिपोर्टिंग को देखेंगे और बाबा साहब क्या लिख रहे हैं देखेंगे तो पता चलता है कि वो सिविलिटी के डिस्कोर्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस टाइम पे कारागार मंदिर प्रवेश कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये जिसकी सैद्धांतिक विचारधारा पक्की है वो अगर वो कंटेम्परेरी इश्यूज को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो कैसे करता है वो न्यूज़पेपर में पता चलता है। तो मैं ये एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ फुले बाबा साहब का कि एक स्पॉन्टेनियस है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आएंगे और खास करके महाराष्ट्र में हम देखेंगे, और उसी टाइप में थोड़ा सा हम अफ्रीका और अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ ये एंटी स्लेवरी मूवमेंट या ब्लैक मूवमेंट शुरू हुई थी, और इसलिए पूरे ब्लैक मूवमेंट में हरडम रेनेसांस अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने पूरा संकल्पना ही चेंज की, साहित्य की, कल्चर की, म्यूजिक की, विजुअल्स की, खाने पीने की, कलर की, सब आइडिया चेंज कर दी। आप भी अगर आप जाओगे कोई अमेरिका के शहर में तो आपको पता चलेगा कि एक एरिया में अगर जमैका के लोग हैं तो उनका म्यूजिक अलग है, ऑर्गन्स अलग है, फूड अलग है, सब अलग है, और ये सब उनका ट्रेडिशन है, ये सब उनका कल्चर है, पॉपुलर कल्चर है। अगर गाना भी सुनेंगे तो बड़े आवाज में सुनेंगे, अभी भी अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा अलग है ये। तो उन्होंने पूरा एक ब्लैक लिटरेचर लाया, ब्लैक मूवमेंट लाई, और पूरा एक ब्लैक लिटरेचर, ब्लैक मूवमेंट, और पूरा रेसिज्म, सेग्रीगेशन, इसको लेके पूरा नया साहित्य लाया। अगर आप देखोगे या उसके पूरे बहुत अच्छा उन्होंने किया है, रिसोर्सेस है उनके पास, या वॉशिंगटन में एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, आप देखोगे तो पूरे स्लेवरी का हिस्ट्री है उसमें, और कई हजार सालों का हिस्ट्री है, बहुत सोफिस्टिकेटेड, कैसे इवॉल्व हुआ, किधर कैसे था, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, वगैरह वगैरह। तो पॉइंट ये है कि ये सब जो है ये तो ज्ञान है, ये सब जो है ये तो ज्ञान है। अगर कोई 1800 में एनस्लेवमेंट के बारे में कोई लिख रहा है तो ये ज्ञान है, आज के तारीख में वो ज्ञान है हमारे लिए। लेकिन वो तो लिख रहा है अपनी जीवनी, वो तो लिख रहा है अपना पेन या जो उसकी जिंदगी थी वो, लेकिन वो आज के तारीख में ज्ञान है, नॉलेज है, ज्ञान है। तो हम लोगों का जो भी फुले जिस टाइम फुले अगर कल्टिवेटर्स बुक लिख रहे हैं तो फुले किताब नहीं लिख रहे हैं या साहित्य नहीं लिख रहे हैं, फुले ज्ञान लिख रहे हैं, फुले रैशनलाइज कर रहे हैं, फुले रैशनलाइज कर रहे हैं
कल्चर को जो और फुले एक हेट्रोजिनिटी क्रिएट कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेड और शोषित और शोषक की। तो मुझे ये लगता है कि उनका जो ज्ञान बनाने का दायरा है, ये ज्ञान बनाने का दायरा गैर साहित्यिक प्रक्रिया से आता है। लेकिन बाबा साहब का पूरा एक दायरा है, पूरा वो एक इंस्टीट्यूशन है, मॉडर्न थे, कितने पढ़े लिखे, सॉफिस्टिकेशन है उनके कपड़े में, रहन सहन में, सब आपको दिखता है, सॉफिस्टिकेशन है, राइटिंग्स में कोई बात इधर की उधर नहीं है, पूरा मेथड है। लेकिन उसके बाद वाला हम अगर थोड़ा सा महाराष्ट्र में देखेंगे खास करके, तो दलित साहित्य नाम की एक बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई। दलित पैंथर तो आपने सुना होगा, हर जगह पे आपने वो सारा वो पढ़ा है, मैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। लेकिन दलित पैंथर क्या करता था, तो पूरा एट्रोसिटीज को लेके 70-80s में जो महाराष्ट्र में होता था, तो एट्रोसिटीज वो अलग अलग बहुत ब्रूटल एट्रोसिटीज थी, तो उसको लेके पूरा मूवमेंट खड़ा रहा। और वो मूवमेंट में जो लोग काम करते थे, एक्टिविस्ट थे, वो लोगों ने पूरा मोबिलाइज ओपिनियन किया, मोबिलाइज थ्रू लिटरेचर, और जो निकला उधर से वो दलित साहित्य एक दायरे में मान सकते। और उसके बाद तो पूरे देश में लोग लिख रहे हैं आज के तारीख में। तो जो लोग लिख रहे हैं वो अपने ओपिनियन को मोबिलाइज कर रहे हैं और ज्ञान के और नॉलेज की जो संकल्पना है इसको बना रहे हैं। तो मेरा फाइनली आर्गुमेंट यही है, महिला साहित्य हो, दलित महिला साहित्य हो, अब आजकल इंटरसेक्शुअलिटीज मतलब इंट्राकास्ट एक्सपीरियंस भी आ रहा है। एक टाइम पे एक ही कास्ट का विदिन दलित बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ रहा था, इंट्राकास्ट एक्सपीरियंस आ रहा है, उसको एनरिच कर रहा है। तो साहित्य जितना ज्यादा इंटरसेक्शनल हो उतना ऑर्गेनिक बनेगा, उतना कोहेसिव बनेगा, उतना स्पॉन्टेनियस बनेगा। और वो जितना स्पॉन्टेनियस बनेगा, जितना कोहेसिव बनेगा, जितना इंटरसेक्शनलिटीज को अडॉप्ट कर पाएगा, उतना वो ऑर्गेनिक बनेगा, उतना वो फ्रेश रहेगा। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को साहित्य की परंपरा ये गैर साहित्यिक प्रक्रिया से ही आती है। मैं हर बार जेएनयू के स्टूडेंट को देखता हूँ, मोर्चा आंदोलन घोषणाबाजी करते, लेकिन पढ़ते लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पढ़ने लिखने का मतलब ही वो उधर से आता है, क्योंकि वो घोषणा दे सकते हैं, इसलिए वो लिख सकते हैं। और लिखना इसीलिए चाहिए क्योंकि वो घोषणा देने के लायक बने थे। तो मुझे लगता है कि ये जो एक पूरा लिटरेरी नॉन लिटरेरी का कांस्टेंट करस्पॉन्डेंस है, यही हमारे आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये इससे ही हमारा आइडिया ऑफ नॉलेज जनरेट होता है, डेवलप होता है। इसीलिए हम रिजिड नहीं है। अगर हम देखेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज का कैनन देखेंगे तो उसमें बहुत रिजिडिटी है, उसमें बहुत स्टैग्नेंसी है। लेकिन दलित साहित्य हो, महिला साहित्य हो, या जितने भी पेरिफेरियल लिटरेचर है, ये पेरिफेरियल लिटरेचर में आपको रिजिडिटी मेरे हिसाब से नहीं दिखती है, स्पॉन्टेनियस है। और वो स्पॉन्टेनियस है इसीलिए वो बहुत फ्रेश है, ऑर्गेनिक है। तो मुझे लगता है मुझे यही बात कहनी थी आपके संदर्भ में। आपने मुझे बात कहने के लिए मौका दिया, इसलिए आप सभी का बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।